नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास की वीडियो में। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम कवर करेंगे बहुत जल्द। 50 से 52-53 क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल, इतने टॉपिक को हम कवर करेंगे 20 से 25 मिनट में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो देखिए, लोथल ये गुजरात में है, ये तो 3 भागों में विभाजित नहीं था। इसके बाद मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। धौलावीरा ये 3 भागों में विभाजित था। पहला इसका भाग जो था वो महाप्रसाद वाला भाग था। क्या था? महाप्रसाद भाग। इसमें समतल मैदान मिला था। दूसरा भाग इसका जो है, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा भाग इसका जो था वो मध्य भाग था। इसके उत्तर में था जो महाप्रसाद वाले भाग का जो समतल मैदान मिला, इस मैदान के उत्तर में था मध्य भाग। और इस मध्य भाग को संज्ञा काहे की दी गई थी? पूर्व की संज्ञा दी गई थी। और तीसरा भाग पूर्व में था। कहाँ था? पूर्व में। इसे निचला शहर या अवम शहर कहा जाता था। निचला शहर या अवम शहर कहा जाता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अभी हम आपको बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ, पहली बात आप सबको ये पता होगा कि पसंदीदा शहर नहीं है, मृतकों का टीला यही है। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। अच्छा, मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है, लेकिन मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। किसका नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर है। और इस नगर में सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एक बृहद स्नानागार मिला था। क्या मिला था? बृहद स्नानागार। और इस स्नानागार में इसकी हम आपको भुजाएं बता दें। जो स्नानागार था ये लगभग 7.01 मीटर चौड़ा था और 11.88 मीटर लंबा। इसके साथ साथ इसकी गहराई 2.43 मीटर थी। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। और इसकी लिपि कैसी थी? जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक अर्थात चित्र बनाए जाते थे भाव प्रकट करने के लिए। और लिखा कैसे जाता था? इसको दाएं से बाएं लिखा जाता था। दाएं इस तरीके से इधर लिख करके लाते थे ऐसे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु के लोग कपास उत्पादन करते थे, उन्हें लकड़ी के बक्से का अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। अब इनमें से सत्य वाक्य सही कौन सा है? सिंधु घाटी के लोग जो हैं कपास का उत्पादन करते थे। ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। प्राचीनतम खेती कपास की होती है पहले से। और यहाँ पर जो है आर्यावर्त में वैदिक काल से ही यहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और यहाँ के निवासी कपास को पूरे संसार में बेचा करते थे, ऐसा कुछ प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और ये सभ्यता कैसी थी सिंधु घाटी? ये तो आप पढ़ा चुके हैं, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कभी क्वेश्चन इससे आ जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और घर कैसे थे? घर इस तरीके से लाइन में व्यवस्थित थे, बीच में गलियाँ थीं। और तो इसके लिए कौन सी पद्धति पूछ दिया जाता है कि घर किस पद्धति में थे? तो वो ग्रिड पद्धति में थे। ग्रिड पद्धति। घर किसके लिए थे? ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी घर बनाने के लिए। तो इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन हमने आपको क्लियर करा दिए। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? देखिए, लोथल की खुदाई की खोज, लोथल की खुदाई की जो खोज की थी वो S.R. राव ने की थी। किसने की थी? S.R. राव ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसकी की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और
रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, और SR राव ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की और इन्होंने खुदाई कराई थी SR राव ने। ठीक है, तो ये लगभग 1955 या 1960 के बीच में हुई थी खुदाई। 1955 या 1955 से 1960 तक यहाँ पर खुदाई का कार्य चला था। और पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग था उसके द्वारा हुई थी। और हड़प्पा का जो एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे सुरकोटदा में। कहाँ? सुरकोटदा में। ठीक है, और एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात, कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर है? कच्छ जिले में स्थित है। और इससे एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि घोड़े की मृण मूर्तियों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? घोड़े की मृण मूर्तियों थे, तो ये सुरकोटदा से तो नहीं मिले थे। सुरकोटदा से मिले थे घोड़े की अस्थियाँ, और घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली थी लोथल, ये भी गुजरात में है। लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ से अस्थियों के अवशेष एक कब्रगाह में मिले थे। कहाँ? सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए, कालीबंगा, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल है। रोपड़, ये भी है। लोथल, ये भी है। लोथल की तो अभी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नहीं है। अब इनका एक एक करके हम जो है आपको समझा देते हैं। लोथल से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लोथल से, वो लोथल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? हमें युगल समाधि प्राप्त हुई है। युगल यानी जोड़े में समाधि, युगल मीन्स जोड़े में समाधि प्राप्त हुई है। और इसके बाद में पत्तन प्राप्त हुए हैं। और घोड़े का अवशेष, किसका? घोड़े का अवशेष, ये सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से ही प्राप्त हुई थी, अभी ऊपर बता चुके हैं। और धान की भूसी, और क्या प्राप्त हुआ? धान की भूसी। ये इतनी चीज़ें हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद में आगे जो कालीबंगा, जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुए? हमें कालीबंगा से। और रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं हैं। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, पहले मानव तांबे का ही सबसे पहले उपयोग किया था। और मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मानव कंकाल के साथ क्या प्राप्त हुआ? कभी पूछा जाए तो मानव कंकाल के साथ कुत्ता, यानी ये प्रथा लगभग थी कि मानव कंकाल के साथ कुत्ता दफनाया जाता था। कितने क्वेश्चन हुए? कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ मानव कंकाल, तांबे की कुल्हाड़ी और मानव कंकाल के साथ कुत्ता। रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड और जुते हुए खेत। पाटलिपुत्र क्या है? ये पाटलिपुत्र बिहार का एक स्थान है। ठीक है, बिहार का एक स्थान है पाटलिपुत्र। तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। यही आंसर हमारा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र। यहाँ पर क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? उपनयन समारोह में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? सत्यमेव जयते महावाक्य जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है और एक और चीज़ है, ये मुंडक उपनिषद से और क्या लिया गया है? इसी से यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना
टूटी नाव से की गई। तो इसी मुंडक उपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। और सत्यमेव जयते क्या है? भारत का आदर्श वाक्य। भारत का आदर्श वाक्य कौन है? सत्यमेव जयते। ये कई जो हैं कई बार क्वेश्चन ये पूछे हुए, बार बार क्वेश्चन पूछे हुए ये हैं। तो इसमें जितने ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन हम निचोड़ते चल रहे हैं, ताकि यहाँ से एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन तैयार कर सकें। और ये कहाँ पर अंकित है? ये जो 250 ईस्वी में 250 ईस्वी में मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए स्तंभ के शिखर पर अंकित है। ये कहाँ बनाया गया था? वाराणसी के सारनाथ में। वाराणसी के सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रसंस्करण, ये गलत प्रिंट है, गद्य प्रकरण, प्रकरण है प्रसंस्करण नहीं, गद्य प्रकरण, प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चला जाएगा उपनिषद। उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। और इससे बनने वाले अदर क्वेश्चन, इसमें जो है परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्मा और आत्मा, इन सभी के स्वभाव का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। और एक और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दारा सिकोह, जो दारा सिकोह था उसने 17वीं शताब्दी में इसका अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में कराया। किसमें? फारसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता के महत्व का सर्वाधिक वर्णन है? तो इंद्र देवता का सर्वाधिक वर्णन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ये भी बात है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा, और इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। क्या हैं? ऋचाएँ। और ये क्या हैं? सूक्तियाँ। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और इसको पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद के ऋषियों को पढ़ता है इनको कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं इनको? होत्र। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इसमें इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो इसमें 250 ऋचाएँ। कितनी? 250 ऋचाएँ हैं इंद्र के लिए, और 200 ऋचाएँ किसके लिए हैं? अग्नि के लिए। इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या भाई? सबसे अच्छा ये है, ये तो अभी बता चुके हैं उस ऊपर वाले को। प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ये सब में आता है, अर्थशास्त्र में भी है, मनुस्मृति में है, न्याय मीमांसा में भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ये ब्राह्मण मूल पाठ हैं यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद। तैत्रीय ब्राह्मण यहाँ पे भरेंगे, यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई बैटरी लो हो रही है ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, शतपथ ब्राह्मण और चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। इसमें हम देखते हैं, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र ये सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्री को समर्पित है। और किस मंडल में है ये? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। और ये किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है। इसके बाद में इस मंडल की रचना किसने की थी? ये भी पूछा जाता है। इस मंडल की रचना की है 3रे मंडल की विश्वामित्र ने। विश्वामित्र
ने इस मंडल की रचना की है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें कितने मंडल हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इस क्वेश्चन से बनने वाले सभी क्वेश्चन हमने निचोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? अभी तो वेद चल रहा था, अब है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, क्योंकि ऐतिहासिक कथाओं में इनका सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण मिलता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? अष्टादश, मतलब 18। अष्टादश पुराण ऐसे व्यास वचरद्वयम् पढ़ा होगा आपने। और इनमें 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद इसमें जो है वो उपवेद नहीं है। धनुर्वेद उपवेद है, अर्थशास्त्र उपवेद है और आयुर्वेद उपवेद है। इनमें सबको उपवेद की संज्ञा दी गई है, लेकिन योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। आगे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र जो हैं वो वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते हैं। किसके? वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वैदिक लोग जो प्राकृतिक शक्तियों को पूजा करते थे, तो उसमें इन्हीं की पूजा होती थी, वर्षा और तूफान के लिए। ठीक है। और इसके बाद में कुछ और भी हैं इसमें कि इंद्र किसके नेता थे? इंद्र युद्ध के नेता थे। किसके नेता थे? इंद्र युद्ध के नेता थे। ये भी क्वेश्चन। और अभी हम आपको इससे पहले बता भी चुके हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 250 ऋचाएँ हैं। इससे पिछले क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? ये इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और ये सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ पड़ता है। और इसका एक और नाम है, इसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त किया था। उस स्थान का नाम जहां गौतम बुद्ध ने अपना निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने अपना निर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कहाँ किया था? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। और इनकी उम्र उस समय कितनी थी? इनकी उम्र उस समय 80 वर्ष उम्र रही होगी। और 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व का समय था। और इनकी मृत्यु हुई कैसे थी? ये एक रहस्य है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। कुशीनारा में या कुशीनगर में एक चुंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? त्रिपिटकों में से इनमें से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो उपासका पिटक है नंबर 3 पर, ये त्रिपिटकों में से नहीं है। बाकी अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये त्रिपिटक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक संबंधित है बौद्धों से। किससे संबंधित है? बौद्धों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? अभी जस्ट पहले आप पढ़ चुके हैं कि भोजन जो खिलाया गया था उनको मतलब उनकी मृत्यु हुई थी और उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इसमें पूछा कि महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये भी बता चुके पिछले क्वेश्चन में, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? वो कौन सा स्मारक था? वो स्मारक था महाबोधि मंदिर समूह। कौन सा था?
महाबोधि मंदिर समूह। ये महाबोधि मंदिर समूह कहाँ है? ये बिहार के गया जिले में है। कहाँ है? बिहार के गया जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। इसके बाद में इसमें और कुछ क्वेश्चन हैं कि इस महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सभी लोगों को पता होगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और इनको एक और है, इनका जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इनका है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और ये बोध गया जो है, ये ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है। ये बोध गया बिहार का एक स्थान है, गया जिले का। वहाँ पर इनको एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने तपस्या की या साधना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? सीधी सी बात है, यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार का ये स्थान है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ स्थित है सारनाथ? हम बता चुके हैं आपको पहले क्वेश्चनों में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ? बोध गया जो बिहार का एक स्थान है। कहाँ? बिहार के गया जिले में स्थित है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। ये सारनाथ कहाँ है? वाराणसी जिले में, उत्तर प्रदेश के। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ इस ज्ञान जो पहला उपदेश दिया था, इसको क्या कहते हैं? इसको बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो पहला उपदेश इन्होंने दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? सारनाथ वाराणसी जिले में है और यहाँ पर जो है उन्होंने भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यही वाला क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैवल्य, ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। कैवल्य जो है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अर्थात जो ब्रह्म की विद्या ज्ञान है वो संशय रहित और स्थायी हो जाए और उस पर जो कोई भी आपकी इच्छाएं ना रहें, दुख है, सुख है, अहंकार है, इस सारी चीज़ों का लोप हो जाए, उसको हम कैवल्य कहते हैं। ठीक है, और हम इस संसार से आवागमन से मुक्त हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम जैन तीर्थंकर थे? 24वें या अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये कौन थे? पार्श्वनाथ। ये कौन थे? पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे और इन्होंने सत्य, अहिंसा और अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। किसका? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय और अपरिग्रह, इनका प्रतिपादन किया 23वें। तो आपको दो चीज़ें पता हो गई, 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर महावीर, ऋषभदेव नहीं, महावीर,
और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ थे। और प्रथम तीर्थंकर भी पूछा जाता है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये थे ऋषभदेव। अब आपके क्वेश्चन से देख लीजिए दोबारा, 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, इतने ही याद रखिए, बाकी ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और महावीर स्वामी ने क्या किया, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य में 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। अभी हम पढ़ चुके हैं आपको पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, को पता है, ऋषभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न तो है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। ठीक है, सही विश्वास, इसको कहा जाता है सम्यक दर्शन। क्या कहा जाता है, सम्यक दर्शन। सही ज्ञान, इसको कहा जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और अगला है सही आचरण, इसको कहा जाता है सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक स्तंभ पर था। मतलब सिंह चतुर्मुख कहाँ के, जो शीर्ष पे सिंह चतुर्मुख है, 4 मुख हैं, चारों तरफ सिंह बैठे हुए हैं, वो कहाँ थे। तो ये सारनाथ में था, सारनाथ जिले में, सारनाथ जो बना है स्तंभ, वहाँ पर 4 मुखों पर 4 सिंह हुए वाला जो चतुर्मुख है, वो इस शीर्ष पर बैठा हुआ था। ठीक है, और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार भी किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख, अशोक का जो प्रधान शिलालेख है उनमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था। ये 13वां शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख था अशोक के प्रधान शिलालेखों में से। और इसे 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है जो 8वें वर्ष हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। अशोक ने जो आक्रमण किया था, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। कहाँ थी, तोसली थी। और अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के अशोक के, यानी अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और समय कौन सा था, 261 ईसा पूर्व का समय था। और इसी का उल्लेख इस 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया। देव नाम प्रिय नाम दिया गया अशोक को, सम्राट अशोक को। अशोक के और भी नाम हैं, देखिए उनको भी लिख देते हैं। देव नाम प्रिय अशोक को कहा गया, कहाँ कहा गया, ये अभिलेखों में। और जो भाब्रू अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख, इसमें अशोक को कहा गया प्रियदर्शी, प्रियदर्शी कहा गया। और मास्की अभिलेख में, मास्की में अशोक को कहा गया बुद्ध शाक्य। क्या कहा गया, बुद्ध शाक्य। और जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रामन, इसमें भी अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख का, ये कलिंग है, कालिंग नहीं, कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। सम्राट अशोक का जो कौन सा शिलालेख है जो कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, ये 13वां शिलालेख है। कौन सा है, 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया।
अशोक के शिलालेखों में अक्सर कर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक सहवाजगढ़ी का जो शिलालेख है इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। और ये एक ऐतिहासिक स्थल भी है सहवाजगढ़ी, एक गांव है पाकिस्तान के। आजकल ये कहाँ पर है? वर्तमान में ये है पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में है। कौन से ज़िले में? मर्दान, पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में इस समय स्थित है। और अशोक ने यहाँ अशोक के शिलालेख के लिए मतलब स्थान प्रसिद्ध है। इसको भी 30 जनवरी 2004, समय लिख देते हैं 30, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, 30 जनवरी 2004 को इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, मौर्य काल का स्तंभ जो है सबसे बड़ा प्रतिमान है, सर्वोत्तम प्रतिमान है। और यहाँ से जो मौर्यकालीन कला है उसका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? अशोक जब राजा थे तो उस समय कामरूप एक ऐसा स्थान है जो अशोक के अधीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? सांची का स्तूप जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? अब हम गुप्त वंश में आ गए भाई। अब हम कहाँ आ गए हैं? गुप्त वंश में आ गए हैं। खगोलविद, ये खगोलविद थे। बराहमिहिर और कालिदास कौन थे? कवि थे। और ये किसके दरबार का हिस्सा थे ये पूछा जा रहा है। ये विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। और विक्रमादित्य के और भी नाम थे, इनका नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये इनके नाम थे। और इनके नवरत्न थे। कौन से थे? नवरत्न। नवरत्न के जो मंडली थी नौ विद्वानों की, सॉरी नवरत्न नहीं, नौ विद्वान, नौ विद्वानों की इनकी जो, मिटा दें इसको, नौ विद्वानों की जो मंडली थी उसमें एक तो कालिदास थे। कौन थे? कालिदास, धनवंतरी और छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल, भट्ट और घट्टकर्पण और वराहमिहिर। एक और बचे हैं वररुचि। ये 10 थे। इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो भले रिप्ले करके नोट करो। ये 9 विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत ये विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था और उन्हीं को इनका जो है प्रणेता माना जाता है विक्रमादित्य को। ये प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। इसमें और भी कुछ बता दें आपको, विक्रम संवत के प्रणेता कौन है? विक्रम संवत के प्रणेता विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत एक और होता है, शक संवत के प्रणेता कौन है? कनिष्क। और ये 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में हुआ था शुरू, 78 ईस्वी में। और एक हिजरी संवत और है, हिजरी संवत 622 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद साहब, ठीक है, मोहम्मद साहब। तो इनको भी तीनों को नोट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में, एक नोट्स बनाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने निमंत्रण में लिया। इनमें से कौन से 5 इंडीज थे जिनको अपने अपने निमंत्रण में हर्षवर्धन ने, सॉरी निमंत्रण नहीं, नियंत्रण, ये नियंत्रण शब्द है, निमंत्रण नहीं, क्या है ये, माँ की जगह पे या कर लीजिए, नियंत्रण शब्द है। इन्होंने जो है 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। ये 5 इंडीज थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये इन्होंने लिए थे 5 इंडीज, ठीक है।
कन्नौज, यहाँ से नहीं कन्नौज, ये हर्षवर्धन ने इसको राजधानी भी बनाया था। कन्नौज को हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था और ये एक अच्छे नाटककार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महाबौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने महाबौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था और वह स्थल कौन सा था? वो स्थल है प्रयाग। प्रयाग ऐसा स्थल है जहाँ पर उन्होंने सम्मेलन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक थे। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट थे और समस्त उत्तरी भारत का राज्य इन्होंने, जितना उत्तर भारत है उस सब पर हर्षवर्धन ने राज्य किया। और ये कैसे थे? अंतिम हिंदू सम्राट। अगर पूछा जाए अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे तो हर्षवर्धन थे। और 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में इन्होंने थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे। इसके बाद में इन्होंने कन्नौज की गद्दी संभाली थी। ठीक है। अगला, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? भाई हम राजपूत काल में आ गए हैं। ठीक है, तो ये तोमर वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? तोमर वंश के शासन था 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर। और अनंगपाल जो हैं दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? अनंगपाल। इनको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और ये क्या थे? जो प्रतिहार और चौहान थे उस तरीके से ये अनंग पाल जो तोमर वंश भी था, ये भी विदेशी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जयचंद कहाँ और कब मारा गया? चंदावर के युद्ध में मारा गया था 1193 में जयचंद। ठीक है। और किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था चंदावर का? ये एक तो जयचंद्र था और दूसरा था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वंश के ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? इनमें से ऐसा कौन सा वंश है जिसने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया? जो राजपूत वंश है, राजपूत वंश ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया, क्योंकि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ये काल चला और इन्हीं को 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूत काल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजपूत काल किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य जो है भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं? तो ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य पूर्वी हिस्से पर इसका विस्तार रहा है मध्यकालीन भारत के समय। और 750 से 1174 ईस्वी तक इनका शासन चला है। ठीक है। और इनकी स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। किसने की थी? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और इनकी राजधानी थी मुंगेर। मुंगेर बिहार का एक जिला है वर्तमान में। मुंगेर राजधानी थी पाल वंश की। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले। और सबसे महान शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक इस वंश का कौन सा था? वो था धर्मपाल। ठीक है। इससे बनने वाले सभी जो हैं क्वेश्चन, एक और बच्चे छूटा है, धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक जो था वो गोपाल था। अभी हम आपको बता चुके पिछले क्वेश्चन में। तो ये इतिहास के कुछ चुनिंदा प्रश्न रहे। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में चुनिंदा प्रश्नों के साथ।